तो दोस्तों, एक और नया किस्सा, नई कहानी आज के नए दिन लेके मैं बलजीत परमार अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले 2 दिन में आपने जो बड़ा अजीबोगरीब और अनसुनी घटनाओं वाला, इंसिडेंट्स वाला किस्सा आपने सुना शश हिरासम का। बहुत अच्छी तरह से लोगों ने उसको पसंद किया और बड़े लंबे समय तक सुना है। और इतना टाइम उसको सुना है कि एक दिन में जो उसकी जो रीडिंग आई है वो 10,000 घंटों से भी ज़्यादा लोगों ने वो पहले दिन का प्रोग्राम भी सुना और दूसरे दिन का भी सुना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब पे रिकॉर्ड है। ये सब की बधाई आपके ऊपर जाती है क्योंकि आपने इतना लंबा समय इस वीडियो को सुना। मेरा भी हौसला बढ़ता है जब आपकी रिस्पांस अच्छी आती है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि साउथ मुंबई से जुड़े हुए जो उस समय के सरगना थे, जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं, नए लोगों के आ जाने से उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा, या कुछ ऐसे लोग ज़िंदा नहीं हैं जिनके पास उनकी कहानियाँ किस्से सुने जा सके, जिनको उस समय का पता हो, कोई जानकारी हो। मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3 लोग ऐसे शख्स ढूंढे पुराने, जिनमें से एक पत्रकार भी हैं, काफ़ी उम्र हो गई उनकी, गुजराती अखबार में काम करते थे एक ज़माने में। वो अपना नाम देने से नहीं उनको अच्छा लगता। तो खैर मैंने जो कोशिश करके पिछले 4-5 दिन में मेहनत करके एक शख्स के बारे में कुछ जानकारियाँ ढूंढी हैं, वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। और उस शख्स का नाम है बाशुदार। आपसे सैकड़ों लोगों ने ये पिछले 3-4 महीने से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि बाशुदार के बारे में हमें बताइए। बाशुदा वो शख्स है जो हाजी मस्तान के भी पहले बड़े लेवल पे स्मगलिंग का सबसे बड़ा किंग उस ज़माने में रहा है। स्मगलिंग किंग उसको बोलते थे। हाजी मस्तान तो बहुत बाद में आया, 70s में। जो बाशुदा था वो 1960 से लेके तकरीबन स्मगलिंग के काम में लगा हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि वो पठान था, लेकिन मैंने जो इतने दिनों में इंक्वायरी की, कुछ खोज पड़ताल की है, उससे ये कंफर्म हुआ कि वो कोई पठान नहीं था। एक्चुअली किसी को भी उसके बम्बई में आने का, बम्बई में सेटल होने का कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अभी भी उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ लोगों से मेरी बात हो रही है लगातार। कुछ लोग कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, क्योंकि जो खालिद पहलवान उसका असिस्टेंट था उस ज़माने में, जो बाद में बासुदा को छोड़ के वो दाऊद इब्राहिम के साथ चला गया, वो मध्य प्रदेश से था। तो या बासुदा भी शायद मध्य प्रदेश से हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो साउथ इंडियन था, क्योंकि उसकी हाजी मस्तान से बहुत बनती थी। हाजी मस्तान भी साउथ इंडिया का था। कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र का ही, कोंकण एरिया का, या किसी और एरिया का मुस्लिम था। लेकिन पूरी पुख्ता जानकारी पुलिस वालों के पास भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्राइम से उसका कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं था। उसका स्मगलिंग का जो काम था, उस समय के कोई स्मगलिंग के रिटायर्ड ऑफिसर या DRI के या MNP के वो किसी से रब्ता नहीं हो पाया, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, 2-3 साल मुंबई में पोस्टिंग करके बदली होकर फिर चले जाते हैं। तो बहुत सी मुश्किलें आ रही थी बासुदा के बारे में पुरानी जानकारी निकालने की। खैर मैंने बहुत हिम्मत करके निकाल लिया कि कुछ जानकारी तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, कि जैसे उनका जो ऑफिस था वो तेली मोहल्ला में था। तेली मोहल्ला जो है वो बोरा मोहल्ला जो डोगरी में एक इलाका है, जहाँ पे मैंने कई बार जिक्र किया कि करीम लाला जो सबसे पहले डॉन थे मुंबई के, उनका जो ऑफिस था उसकी बैक साइड में जो एरिया है, वहाँ पे ये तेली मोहल्ला उसके नज़दीक है। और तेली मोहल्ला और बोरा मोहल्ला के बीच में एक छोटा सा म्यूनसिपल मैदान है बच्चों के खेलने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वो मैदान को जो बासुदा थे वो
लोगों को फिज़िकल ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ पे कुछ को बकरियाँ वगैरह भी बांध के रखी होती थी, उन्हीं का दूध निकाल के वो पहलवानों को पिला भी देते थे, वर्जिश करने वालों को। वो कोई एक इस किस्म का जिम नहीं था जिस किस्म का आज के दिन में एक जिम का कंसेप्ट है कि आप एयर कंडीशन रूम है बहुत बड़ा, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का मशीनों की किस्म का सामान लगा है, स्प्रिंग्स हैं, ये है वो है। वो एक देसी ज़माना था जहाँ लोगों को डांड बैठ कर निकालने के लिए कहा जाता था, या मूंगली फेरने के लिए कहा जाता था। जो पुराने ज़माने के वेट होते थे उस किस्म के उठाने के लिए लोखंड के डंबल हुआ करते थे बहुत हैवी, उनको उठाने के लिए कुछ इस किस्म का एक कंसेप्ट था उनका, जो उन्होंने अपने इलाके के लोगों को फिज़िकली फिट रहने के लिए वो सिखाते थे। मेन काम तो उनका स्मगलिंग था। स्मगलिंग में भी बहुत से लोग बोलते हैं पुराने ज़माने में, अगर उनकी बात का जीवन में आपको बताऊंगा कि गोल्ड के साथ साथ वो कपड़े का और घड़ियों की स्मगलिंग भी करते थे, और उसके साथ ड्रग का भी काम उन्होंने बीच में किया। डायमंड स्मगलिंग का काम भी किया कुछ गुजराती डायमंड डीलर के साथ मिलके। वही काम कहते हैं कि बाद में उसको बड़े लेवल पे खालिद पहलवान ने भी करना शुरू किया, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं होती है। खैर, वो ज़माना था 60s में और अर्ली 70s में, जब बम्बई में एक मर्सिडीज़ गाड़ी रखना बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा बिरला जैसे लोग, जब बड़े बड़े मिलों के मालिक, वो लोग मर्सिडीज़ गाड़ी रखा करते थे। किसी सरकारी दफ्तरों में मर्सिडीज़ गाड़ी नहीं होती थी, और जो दूसरे छोटे मोटे कारपोरेट वर्ल्ड होते थे वहाँ मर्सिडीज़ गाड़ी नहीं होती थी। बैस्टर कार ही स्टेटस सिंबल गिना जाता था। और वासुदा ऐसा शख्स था जिसके पास एक नहीं दो दो मर्सिडीज़ गाड़ी थी उस ज़माने में। एक ही रंग की दो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, जहाँ वासुदा जाता था अपने साथ लेके जाता था। ये गाड़ी में उसके आदमी बैठते थे, सो कॉल्ड बॉडीगार्ड कह लो आप। उसके जो लड़के जिनको वो वर्जिश करवाया करता था वो हमेशा उसके साथ रहते थे। आजकल जो आपने देखा होगा बड़े फिल्म स्टार हैं, जहाँ सोशल स्टेटस के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो एक बाउंसर रखने का कंसेप्ट एक बन गया है आजकल। हर छोटा मोटा सिंगर बन जाए, एक्टर बन जाए, एक फिल्म भले फ्लॉप हो जाए तो साथ में चार चार बाउंसर लेके चलते हैं। तो उस ज़माने में बाउंसर का जो कंसेप्ट था वो वासुदा ने शुरू किया। अपने साथ 8-8, 10-10 वो पहलवान किस्म के लोग लेके जाना, और उन्हीं में से एक खालिद पहलवान भी था जो काफ़ी साल उनके साथ रहा, दाऊद के साथ मिलने के पहले। तो वो स्मगलिंग का जो इतना बड़ा उनका काम चलता था, उसमें इतने पैसे कमाए वासुदा में कि कहते हैं कि उस ज़माने में जितनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वासुदा ने बनाई उतनी शायद किसी और स्मगलर या अंडरवर्ल्ड डॉन ने बॉम्बे में नहीं बनाई। हाजी मस्तान की उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, करीम लाला की उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, वरदाराजन मुडलियार की उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जितने वासुदा ने कमाई बनाई। और वो देखिए किस्मत का खेल, या जैसे हम कहते हैं कि जैसे कमाई जाती है वैसे ही उड़ जाती है। एक ज़माना वो भी आया जब वासुदा को खाने पीने की प्रॉब्लम आ गई। खाना 2 टाइम का खाने के लिए पैसा नहीं होता था। तो ये एक दौर वो भी आया, उसकी बात करेंगे। तो वो वासुदा का जो तेली मोहल्ले में एक यंगस्टर के साथ एक जो बड़ा ग्रुप टोला था, उसकी जो मदद थी वो बड़े 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 लोग दिया करते थे। कई बार हाजी मस्तान को बाद में स्मगलर बना ज़रूरत पड़ती थी, 10 आदमी चाहिए तो वासुदा भेज देता था। उसी तरह जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे उस ज़माने के, वो भी इलेक्शन के दौरान वासुदा दानी आदमी बहुत है, गरीबों की मदद करता था। वो एक पुराना इंडियन कंसेप्ट है कि हर जो 2 नंबर का आदमी होता है, 4 पैसे कमा लेता है, तो वो अपने आप को रॉबिन हुड समझने लग जाता है। अमीरों का पैसा गरीबों में बांट देना वो अपने आप में उस ज़माने में एक बहुत बड़ी प्राप्ति गिनी जाती थी, एक स्टेटस सिंबल गिना जाता था। तो वो काम वासुदा भी करता था, गरीबों को पैसे दे देने, किसी की हेल्प कर देनी, तो वो उनके कहने पे भी लगते थे। और आपको मालूम है कि इलेक्शंस में ऐसे एलिमेंट्स का फ़ायदा हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है। उन्हीं दिनों उस इलाके में एक बड़े
एक मुस्लिम समुदाय के लीडर थे, बुखारी, मौलाना बुखारी। वो मौलाना भी थे, इंटेलेक्चुअल थे कौम के अपनी के, और भाषण बहुत बढ़िया देते थे। मैंने उनकी एक बार इंटरव्यू की थी, बड़ी लंबी चौड़ी इंटरव्यू। बाईखला में मेरे एक मित्र थे सोली ईरानी, उनका बाईखला कॉर्नर पे उनका पेट्रोल पंप था। तो वो ब्रिज के नीचे, जो बाईखला को ब्रिज जाता है जे हॉस्पिटल की तरफ से, वो ब्रिज के नीचे वाली रोड से जाएं तो थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट साइड में बुखारी साहब का घर था। तो वहाँ पे मैंने उनकी इंटरव्यू की थी। तो उन्होंने एक बार इलेक्शन लड़ी कांग्रेस की टिकट पे, जहाँ उसी इलाके से जहाँ बासुदा का एरिया पड़ता था। तो उस इलेक्शन में बासुदा ने उनकी बहुत हेल्प की, और गली गली में जाके उनके लोगों ने प्रचार किया। जहाँ कहीं थोड़ा लोगों को डराने वराने का काम होता था वो भी किया। तो इस तरह करते करते वो मौलाना बुखारी इलेक्शन जीत गए। और उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे बासुदा के साथ कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो आपके ये काम जो हैं मैं वो आपको करवा के दूंगा, जो करके दूंगा। वो नहीं किए। और जैसे कि अक्सर होता है, जब दूसरी इलेक्शन आई तो बासुदा ने जितनी ताकत मौलाना बुखारी को पहली बार इलेक्शन जीतने के लिए लगाई थी, उससे डबल ताकत उसने मौलाना बुखारी को हराने के लिए लगा दी, और मौलाना बुखारी इलेक्शन हार भी गए। बाद में खैर वो लंबा चौड़ा किस्सा है। मौलाना बुखारी उस समय के कांग्रेस लीडर जो थे बड़े बड़े, उनके बहुत करीब थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मुस्लिम डोमिनेटेड एक कम्युनिटी के लिए ओशीवारा में बहुत बड़ा प्लॉट लेके सरकार से वहाँ पे एक मिल्लत नगर नाम की बहुत बड़ी सोसाइटी बनाई है, बड़ी पॉश सोसाइटी है, बहुत महंगे एरिया में आज भी है। तो वो काम भी किया उन्होंने। खैर उनकी बात फिर कभी किसी एपिसोड में करेंगे। बाद में उनका मर्डर भी हो गया, उनको गोलियां मार के मार दिया गया, मौलाना बुखारी को। खैर तो ये बासु दादा के इतना असर रसूख था इलाके में कि वो एक शख्स को अगर इलेक्शन जिता सकते थे तो उस शख्स को इलेक्शन हरा भी सकते थे। तो ये उनका एक किरदार था। इतनी प्रॉपर्टी बनाई और उसको संभालने वाला कोई नहीं। और जितनी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो थी उसमें किराएदार लोग जो पुराने बैठे थे, कोई एक घर का किराया जो है वो 30 रुपये दे रहा है महीने का, कोई 20 रुपये दे रहा है पुराने टाइम का। अब उस किराए से तो बासुदा को गुजारा होना नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी उनके नाम थी। तो उन्हीं दिनों में उनका दाऊद गैंग के साथ झगड़ा होता है एक दिन, जिस दिन बासुदा की उम्र भी हो चुकी होती है। स्मगलिंग तकरीबन वो छोड़ चुके होते हैं। हाजी मस्तान स्मगलिंग का किंग बन गया होता है। करीम लाला तो पहले से ही नंबर 1 डॉन थे उस जमाने के। दूसरे इलाकों में वरदाराजन मुडलियार स्ट्रॉन्ग हो गया, और कुछ छोटे छोटे लोग उसकी हेल्प से तो जो बासुदा के लिए सरवाइव करना मुश्किल हुआ, ख़ास तौर के तब जब दाऊद भाइयों के साथ उनका डिस्प्यूट हुआ। उसमें मारामारी भी हुई, कुछ पत्थरबाजी भी हुई, धमकियाँ भी दी गई, और अल्टीमेटली बासुदा ने फैसला किया कि अब ये इसको छोड़ के, एक तो जिस इलाके में उनकी एक तरीके से हुकूमत चलती थी उनका जो रवाब था, जो उनका एक दबदबा था, वो कम होते गया। तो उनका जो घर था वो अगरीपाड़ा इलाके में, बॉम्बे सेंट्रल अगरीपाड़ा के कॉर्नर पे डिवाइडिंग लाइन पे था। तो अगर आपको ने कभी बम्बई देखा हो तो एक मराठा मंदिर है, थिएटर है बहुत बड़ा, उसके साथ जगजीवन राम हॉस्पिटल है, बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो मराठा मंदिर और जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल के बीच में जो रोड जाती है उसको YMCA रोड भी कह देते हैं, साउटर रोड भी कह देते हैं। वहाँ पे एक YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक स्विमिंग पूल है। उसके साथ ही एक गार्डन है छोटा सा, जिसको बेबी गार्डन कहते हैं। लोग वहाँ पे बच्चों को खिलाने लेके जाते हैं। बहुत पॉश एरिया है बॉम्बे का वो, और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस इलाके में वहाँ रहती थी, आज भी रहते हैं। तो उस बेबी जो पार्क था और जो पूल था YMCA का, उसके सामने दो पुराने किस्म के बगले हुआ करते थे, बहुत बड़े स्क्वायर शेप के, चौरस किस्म के। जो कॉर्नर पे बगला था उसका नाम था गोल हाउस। ये वो गोल हाउस था जिसमें करीम लाला के छोटे भाई रहीम खान रहते थे।
अपने बेटों के साथ, जिनमें समद खान भी एक था। तो उसका जो फर्स्ट फ्लोर था वो रहीम खान और उनकी फैमिली के पास था। ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर और ऊपर जो सेकंड फ्लोर था उसमें कोई किराएदार और रहते थे। तो गुल हाउस में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होनी, करीम लाला ने आना, हाजी मस्तान में आना, जो उनके सर्कल के लोग थे। तो अपने आप में वो एक माइलस्टोन किस्म की कॉर्नर का बेंगलो था गुल हाउस। तो बहुत बड़ा ही, मैं उस गुल हाउस में गया हूँ कई बार, क्योंकि उस फैमिली के साथ मेरे अच्छे रिश्ते थे। कई बार कई सालों से वहाँ पे आना जाना हुआ। गोल हाउस के बिल्कुल साथ वाला जो बंगला था, आज तो वहाँ बिल्डिंग बन गई, वो जो साथ वाला बंगला था कॉमन वॉल वाला, वो वासुदा का बंगला था, पूरा अपना था, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर सब उनका अपना था, वो अपनी प्रॉपर्टी थी। उस ज़माने में सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी। तो इसी किस्म की और कई प्रॉपर्टी थी जिसमें किराएदार रहते थे। तो जो ये गोल हाउस के साथ वाला जो बंगला था वो कोई खासी अच्छी कंडीशन में नहीं रखा हुआ था। एक ज़माने में शायद बहुत अच्छा बना के रखा हो, लेकिन बाद में जैसे तकलीफ आई, मैंने आपको बताया, तो उसमें सेकंड फ्लोर पे कुछ किराएदार रहते थे, कुछ ग्राउंड फ्लोर पे भी रहते थे, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे भी रहते थे। तो बाचुदा ने अपने लिए एक छोटा सा पोर्शन फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ था। उनका बच्चा, एक बेटा था, बड़ा हो गया था, लेकिन कोई आमदन का साधन नहीं था। वो जो जीप थी, मर्सिडीज गाड़ियाँ थी, सब बिक गई। अब प्रॉपर्टी बेचने के लिए जब आदमी तकलीफ़ में होता है तो उसकी कीमत बराबर नहीं मिलती। तो वाचुदा को ये लगता था कि जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से मैं इसको बेचूं। तो उस चक्कर में ना प्रॉपर्टी बिक रही थी ना पैसा था। मैं जब गोल हाउस जाता था कई बार, तो गोल हाउस के जो रहने वाले थे वो मुझे बताया करते थे कि ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटी सी खिड़की थी, उसमें एक बुज़ुर्ग आदमी खिड़की में से ऐसे मुंह बाहर निकाल के देखता रहता था, और आने जाने वाले सब लोग बोला करते थे, ये देखो ये बाशु भाई है, एक ज़माने के ये बम्बई का राजा था, किंग था। आज एक खिड़की में एक जैसे कैदी होता है, प्रिजनर, वो सलाखों के पीछे अकेला बैठा देख रहा होता है दुनिया को। और बोलना नहीं चाहिए, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, पर हकीकत ये थी कि उनको खाने पीने की भी समस्या हो रही थी उन दिनों में। मुझे कुछ लोगों ने बताया जो वहाँ जानते थे, YMCA के भी, जो वहाँ जो बास्केटबॉल और स्विमिंग खेलने आते थे, मैं भी जाता था बहुत बार। तो आने जाने वाले लोग जो उनको पहचानते थे, पुराने इतने सालों से रह रहे थे, तो किसी से 2,000 मांग लेते थे, किसी से 5,000, तो किसी ने 10,000 भी दे जाने, उस ज़माने में जिनके अच्छे खासे टाइम में वासुदा ने उनकी हेल्प की होगी। तो इस तरह से जान पहचान वाले लोगों से पैसे मांग के वो आदमी, जो एक रंग की 2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ लेके निकलता था, सैकड़े यंगस्टर को उसने ट्रेन किया, अच्छा सेहत दी, उनको पहलवान बनाया, उनको काम धंधे लगवाए, लेकिन अंत में उनके कोई काम नहीं आया। अल्टीमेटली ये हुआ कि उनका जो बेटा था वो, और उसका एक दोस्त था नावेद खान करके। नावेद खान भी पठान नहीं था, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि हर खान पठान होता है। नावेद खान जो वो यूपी का रहने वाला था, रामपुर का। और 1989 में एक बहुत बड़े ड्रग के केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट निकली। एक ड्रग का भरा हुआ जहाज़ उस ज़माने में अटलांटिक सागर से अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने पकड़ा था। करोड़ों अरबों रुपए का उसमें ड्रग थी, उस ज़माने की सबसे बड़ा सीज़र था जो हाई सीज़ में हुआ। तो उस ड्रग के केस में नावेद खान ने बहुत पैसे कमाए। उसके पहले भी उसने दुबई में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, उसने रिजॉर्ट बनाया बहुत बड़ा एक दुबई में। तो अच्छे पैसे खासे से वो पैसा था उसके पास। तो 89 में उसने ये ड्रग का सीज़र होने के पहले उसने वासुदा के बेटे के साथ मिलके वो पर जो प्रॉपर्टी थी अपने नाम करवाई। और आज वहाँ पे वो जो प्लॉट था जहाँ पे जो वासुदा का गुल हाउस के साथ वाला जो बंगला था, वहाँ पे 22 फ्लोर का रज़ा टावर्स एक अपार्टमेंट हाई राइज बना हुआ है। तो वासु भाई तो बेचारे गरीबी की हालत में चल बसे, लेकिन उनके बेटा ने अपनी वो प्रॉपर्टी बेच के दोस्तों के साथ वो वासुदा की जो एक याददाश्त थी वो भी मिटा दी। और नावेद खान जिसने पैसे के लालच में उनको घर से निकाल के बिल्डिंग खरीदी सस्ते भाव पे,
उसका भी मुझे तीन एक साल 4 साल पहले पता चला कि साउथ अफ्रीका में जहाँ पे वो सेटल हो गया था भाग के, उसका वहाँ पे मर्डर हो गया। उसकी फैमिली आज कहीं बॉम्बे में रह रही है। तो ये था वासुदा की कहानी, वासुदा का किस्सा, जो आप इतने दिनों से मुझसे सुनना चाहते थे, वो आज को मैंने आप सुनाया। और कल मैं आपको सुनाऊंगा उसी इलाके का जो डोगरी, नागपाड़ा, परेल, बाईखाला एरिए के जो पुराने लोग थे, उनमें से मैं कल आपको किस्सा सुनाऊंगा बाबिया खोपड़े का। गोल्डन गैंग के शुरू करने वाले, जिनको सोने का बहुत शौक़ था, वो उनके जितने मेंबर थे सब सोने के गहने बहुत पहनते थे, इसलिए उनका नाम गोल्डन गैंग पड़ा था। वो किस्सा मैं आपको आने वाले कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।